हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 5th और 6th लेके आया हूँ। क्लास 9th से जो आपका चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स का, उससे देखिए ये जो लाइंस एंड एंगल्स है 9th क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के 4th क्वेश्चन तक मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको 5th और 6th क्वेश्चन कराऊंगा। 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, फिगर पहले से ही गिवन है जिसमें आपसे बोला है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और एक चीज आपको दे रखी है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50। एंगल ए पी क्यू 50 दिया हुआ है। एंगल पी आर डी 127, पी आर डी 127 आपको एक्स और वाई ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हम लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें एक तो ये दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है। थोड़ा सा हो सकता है आपको टेढ़ी दिख रही होगी लेकिन वो पैरेलल है मैथमेटिकली। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई। ठीक है, ये दो वैल्यूज। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्या है। हमने बच्चों पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस कोई भी पैरेलल हो और एक अगर ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो उसी के अकॉर्डिंग ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जो एक्स होगा वो 50 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्स तो ऐसा ही निकल आया। ठीक है, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए आप लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा रखी हैं, कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। पहले बच्चों हमें एंगल्स को नेमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पी क्यू आर और ए पी क्यू एक ही बात है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल पी क्यू आर देखें तो हमें नेमिंग क्या है, एक्स दी हुई है और ए पी क्यू हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। ये हमने इसको प्रॉपर वे में लिख दिया। अब बात करेंगे वाई निकालने के लिए। ठीक है, वाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर ए बी सी डी के पैरेलल है लेकिन इस बार हम ट्रांसवर्सल लेंगे पी आर को। तो बच्चों अगर पी आर को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 50 प्लस वाई, ये दोनों पूरा कंप्लीट एंगल वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यही लगाऊंगा, यही प्रॉपर्टी फिर से अगेन हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगी, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले नेमिंग लिखेंगे एंगल्स की। अगर ऐसा होगा तो देयरफॉर एंगल ए पी आर, देख सकते हैं आप एंगल ए पी आर पूरा और पी आर डी इस वाले एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स एंगल ए पी आर में दो एंगल इंक्लूडेड है, ए पी आर में 50 और वाई दोनों ही आ रहे हैं। अगर मैं दोनों का एडिशन करता हूं तब जाके एंगल ए पी आर बनेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 50 प्लस वाई और पी आर डी दिया हुआ है 127। देन 50 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मेरे हिसाब से कितना बचेगा 77। तो स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 77 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका जो है 50। सभी को समझ में आ गया। तो ऐसे करके ये जो सॉल्यूशन था वो 5th वाले का सॉल्यूशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर दिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिरर, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस दो मिरर दिए हुए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, एक रे ए बी है जो मिरर को स्ट्राइक करती है पी क्यू मिरर को बी पॉइंट पर, पी क्यू एट बी। ठीक है,
द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। उसके बाद रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करती है BC पाथ पर, और C पर टकराने के बाद फिर से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है CD पाथ की तरफ। स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, RS को C पर स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्ट करती है फिर से अलोंग CD के अलोंग चली जाती है। आपसे प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है। ठीक, जो आप ये साइन देख रहे हैं वो सिर्फ रे का डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये रे किधर कैसे जा रही है, इसे पैरेलल का भी कोई मतलब नहीं है फिलहाल में। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं स्टेप पहले गिवन होता है, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है तो देन प्रूफ आता है। तो गिवन में आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है जो मुझे दिखाई दे रही है कि PQ RS के पैरेलल है, ये जो मिरर है वो RS के पैरेलल है। उसके बाद में आता है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के। कंस्ट्रक्शन, बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन तो होगा, थोड़ा सा मैं फिज़िक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो, जैसे मान लीजिए शायद हो सकता है अभी पहले थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था एंगल ऑफ, वो इंक्लिनेशन नहीं होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो गलती से इंक्लिनेशन निकल गया, वो हाइट एंड डिस्टेंस में आता है। देखिए जैसे लाइक ये एक मिरर है, इसे हम बोलते हैं बच्चों नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, नॉर्मल कही जाती है। अगर कोई रे ऐसे आ रही है और इस पॉइंट पर टकराई और फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई मिरर पे, तो ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहते हैं I से डिनोट करते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के इक्वल होता है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपने पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मिरर पे जो इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों का एंगल इक्वल होता है। कुछ नहीं, आपको सिंपली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है और कुछ नहीं करना, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में वहाँ पे समझाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता चल गई कि जब मुझे ये मिरर दिए हैं तो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ज़रूर होनी चाहिए, जो आप ये देख रहे हैं नॉर्मल, जिसे नॉर्मल बोलते हैं पर्टिकुलरली मिरर के लिए। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से दो परपेंडिकुलर या आप कह सकते हैं नॉर्मल डालूंगा। देखिए मैंने 90 डिग्री साइन भी बना लिया है, ये लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा टच करते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़रूरी हो गया है, मैं बताऊंगा क्यों, इसीलिए मैंने पूरा दोनों लाइन को टच किया। अच्छा इनका नेमिंग तो कर दूं, नेमिंग में मैं इन्हें MN डाल देता हूँ, ठीक है, नेमिंग कर दी मैंने, नाम दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू RS एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। अब आप कहेंगे कि सर जब आपने BM को परपेंडिकुलर सामने डाला है RS के, तो CN को परपेंडिकुलर PQ पे डाल दीजिए, एक ही बात है। ये CN जो है वो इधर भी परपेंडिकुलर है और यहाँ से भी 90 डिग्री बन रही है, ये हमेशा यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है मिरर के साथ। अब मैंने पर्टिकुलरली दोनों को RS ही क्यों लिया, दोनों को यहाँ पे RS, उसका एक रीज़न है, मैं अभी आपको वो बता देता हूँ कैसे है। ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसे मैं रब कर देता हूँ। वो मैंने क्यों दोनों सेम लिया, क्योंकि बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सपोज एक कोई भी एक लाइन है, दो एक्स्ट्रा अलग से कोई लाइंस हैं जो इस पर परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। ये दो जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये सिंगल लाइन के तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ड्यू टू कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़ी होगी, अगर ये दोनों 90-90 हैं, दोनों एंगल्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, ये इसका प्रूफ भी हो गया। मुझे थोड़ी देर में अभी ज़रूरत पड़ेगी कि इस लाइन को इसके पैरेलल करने की, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेम RS के परपेंडिकुलर कर लिया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस वाले से यहाँ पे रिलेट किया मैंने कि क्यों दोनों में RS किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में आता है प्रूफ। देखिए जैसा कि आप जानते हैं मेरी खासियत है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन के टारगेट सेट करवाता हूं। जो प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं, जो फाइंड करने वाले होते हैं उनका तो कुछ नहीं हो जाते हैं। प्रूविंग के क्वेश्चन आपने मेरे जितने भी देखे होंगे, आपने देखा होगा, मैं टारगेट सेट करवाता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े कि हमने किया तो क्यों किया। ठीक, तो टारगेट सेट करेंगे पहले। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। नंबरिंग से थोड़ा आसान हो जाता है, बार बार एंगल्स को नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे क्या है टारगेट में, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है। ए बी को सी डी के, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, पढ़ाया भी है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो लाइंस आर पैरेलल। मतलब अगर ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ये पूरा एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, ये पूरे एंगल के इक्वल है, ये कंप्लीट एंगल, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट ही तो हैं। ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब भाई प्रूफ कैसे करें, तो देखिए ये अभी अभी मैंने बी एम जो है वो सी एन के यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी दोनों। अब आप कहेंगे कैसे, वही कॉन्सेप्ट है, बी एम जो है आर एस पे परपेंडिकुलर है, सी एन जो है वो भी आर एस पे परपेंडिकुलर है, ये रहा कंस्ट्रक्शन में। और जब ये इसके परपेंडिकुलर, दोनों आपस में इसके परपेंडिकुलर है आर एस के, तो आपस में ये दो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये सिर्फ अकेला एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई अब तो मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी ना कि बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 तो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करके कैसे क्या करना है अरेंजमेंट मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल में मैंने टारगेट सेट कर दिया कि हाँ ये ऐसे करना है। ठीक, देखिए फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मुझे एंगल 2 को 3 के इक्वल लाना है कैसे भी, और उसके लिए मुझे पहले इन लाइंस को पैरेलल करना है। तो देखिए मैं यहाँ लिखूंगा बी एम परपेंडिकुलर टू आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से आया कि बी एम आर एस के परपेंडिकुलर, सी एन आर एस के। और अगर ये दोनों लाइंस एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एन, बी एम पैरेलल टू सी एन। ठीक है बच्चों, और बी एम सी एन के पैरेलल है, ठीक, और बी सी एक ट्रांसवर्सल है, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर बी एम सी एन के पैरेलल है और वो ट्रांसवर्सल है बी सी, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, दोनों साइड 2 का। अब आप कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए बच्चों ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है, ठीक, मैं अच्छा चलो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों किया। ट्वाइस का मल्टीप्लाई करके कोई गलती तो नहीं की, ये तो ठीक है, बैलेंस्ड है ना इक्वेशन। लेकिन मैं इस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को क्या एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने भाई 2x होता है तो 2x को क्या लिखते हैं, x प्लस एक्स, तो इसको भी लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ऐड होके भी तो ट्वाइस ही बनेगा। लेकिन ऐसा किया क्यों, मैं उसको आपको साइड में समझा देता हूँ। देखिए क्योंकि सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लीजिए यहाँ लिख दिया बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ इतना लिखना है, आपको बताना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के, ये 1 2 के और 3 4 के। तो बच्चों अब मैं आसानी से यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे, मैं किसी भी एंगल, एक 2 को तो 1 लिख दूंगा, एक को एज इट इज लिखा रहने दीजिए। क्या किया,
मैंने इस एंगल 2 को एंगल 1 लिख लिया, क्यों? इक्वल है भाई, बता तो दिया, साइड में रीजन दे तो दिया बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। और ऐसे ही एक एंगल 3 को मैंने एंगल 4 लिख लिया, ये जो एंगल 3 है उसको एंगल 4 लिख लिया क्योंकि वो इक्वल है। सही है, अब समझ में आ गया 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया था मैंने दोनों साइड। 2 का मल्टीप्लाई करने से मैंने इनको स्प्लिट करके दो जगह लिख लिया, 3 + 3 2 + 2, और एक को फिर मैंने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, 3 को 4 में, 2 को 1 में। ऐसा करने से क्या हो गया, एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2 पूरा नेमिंग करिए, क्या बनेगा? ये बनेगा एंगल ABC, और ये बनेगा इधर से एंगल BCD। ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे आ गए? इक्वल। और यही तो हमारा टारगेट था कि कैसे भी करके ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो मैंने क्या बताया था, एक लाइन लिखनी होती है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड वी नो दैट if the alternate interior angles are equal then lines are parallel, therefore AB parallel to CD। ये साइड में नहीं लिख के आना एग्जाम में, नीचे लिख के आना है, जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख दिया है। therefore AB parallel to CD, hence proved। और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर 9th क्लास के एग्जाम्स में आता रहता है, तो ध्यान से समझ लीजिए। इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगा हुआ है, और ऐसे करके हमने बिल्कुल सिंपल ट्रिक के थ्रू इसको जो है प्रूफ कर दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोनों क्वेश्चन 5th और 6th अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों जब तक आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन सारे नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पेजेस का लिंक दे दूंगा, अनअकैडमी, फेसबुक, इंस्टाग्राम। किसी भी बच्चे को अनअकैडमी पर अगर मुझसे ज्वाइन होना है देन आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।